वो इसलिए अहम है आज का दिन कि इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए आज सुहेल आफरीदी ने और पार्लियामेंटेरियंस ने सब ने जो फैसला किया वो ये था कि सारे के सारे आज जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे। और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद फिर वहाँ पे वो मुज़ामत करेंगे। और जो ऐलान किया था वो ये किया था कि पूरे पाकिस्तान को फिर हम बंद करेंगे रात के वक्त और पाकिस्तान के हर चौक में एहतजाज किया जाएगा, हर चौक में डी चौक बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं, और अगर इजाज़त दी जाती है तो जेल से क्या खबर निकलती है। अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो क्या अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात को पूरा जोर लगा के पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाजी एक हिकमत अमली अपना सकती है। ये चीज़ें भी हमें अभी नज़र आ जाएंगी थोड़ी देर में। जो नाम दिए गए मुलाकात के लिए उसमें पहला नाम है सुहेल आफरीदी का, दूसरा शाहिद खटक का, तीसरा मीना खान का, चौथा नाम है शफ़ी जान का, पांचवा शफ़कत अयाज़ का और छठा नाम है अब्दुल सलाम अफरीदी का। ये नादरीन 6 नाम दिए गए हैं क्योंकि अदालत का हुक्म था कि 6 लोग मिल सकेंगे इमरान खान साहब को हर जुमेरात को। तो ये 6 नाम दे दिए गए हैं जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे। एक और ऐलान किया सुहेल आफरीदी ने जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। वो ऐलान उन्होंने ये किया कि अब तक जो लोग इकट्ठे हुए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो नौजवानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, अब तक 5,30,000 नौजवान इसके अंदर शामिल हो गए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स में। अगर तो इसमें 5,30,000 नौजवान शामिल हो गए हैं तो ये तो तादाद ठीक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक बताया गया था कि 60,000 नौजवान हैं। अब अगर हफ्ते डेढ़ के बाद ये 5,30,000 है तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि 27 सितंबर आने तक इनकी तादाद 20-25 लाख तक भी हो सकती है। और इतने बड़े पैमाने पे अगर नौजवान रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर वो निकलते हैं बारी बारी एहतजाज करने के लिए और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं तो फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं उनकी तादाद को बहुत बड़ी नहीं है, यानी उनकी वैसे ही आबादी बहुत कम है। 45 लाख की टोटल आबादी है, उसमें से भी सिर्फ एक इलाके के लोग हैं मुख्तलिफ एरिया से आके, वो एक जगह पे 10-15 हज़ार लोग हैं, एक जगह पे 20,000 लोग हैं, वो जो अलग अलग जगहों पे वो एहतजाज करते हैं। तो वो टोटल 50-60 हज़ार लोगों ने मुसीबत डाली हुई है। ज़्यादा होते हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो कम होते हैं तो फिर भी वो 20-25 हज़ार लोग तो रहते हैं, 10,000 तो रहते ही हैं एक आधी जगह पे। तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में लाखों नौजवान इकट्ठे कर पाए तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई ही मुसीबत बन जाएगी, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। बलूचिस्तान की नादरीन हम बात कर रहे थे ना, ये देखें एक और खबर बलूचिस्तान से। ये खबर देखें, आप अपना सर पीटेंगे कि ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। ये देखें आप, ये एक बुजुर्ग हैं, ये आपको नजर आएंगे इस तस्वीर में। ये देखें, इनको लोग हाथ में ला रहे हैं, छोटी सी वीडियो है, ये जरा देख लें आप। इनकी उम्र 70 साल है। ये गवर्नर है बलूचिस्तान के, शेख जाफर खान मंदोखेल। शेख जाफर खान मंदोखेल साहब जो हैं, ये 70 साल इनकी उम्र है, बलूचिस्तान के ये गवर्नर हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026, यानी 2026 का जो समिट हो रहा है नौजवानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भिजवाया गया किसे? 70 साल गवर्नर बलूचिस्तान को। है ना मजे की बात। पूरे पाकिस्तान में कोई नौजवान नहीं मिला जो यूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर नुमाइंदगी करता पाकिस्तान की। जो प्रोग्राम है वो यूथ का है और 70 साल बाबा जी गए हुए गवर्नर साहब, क्योंकि उन्हें सैर कराना मकसद था। तो नाज़रीन, ऐसे ही बंदरबांट की है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना, कभी सही बंदे को सही काम पे आने ही नहीं दिया। जानबूझकर उन्होंने हमेशा ये किया। उन्होंने कहा ठीक बंदा ठीक जगह पे आएगा, वो लगेगा, वो सवाल करेगा, वो पूछेगा ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, हम क्या जवाब देंगे। वो कहते हैं उठाओ नालायक आदमी को लगाओ। जिस बंदे का जो काम है उससे नहीं करवाना, किसी और बंदे से करवाओ, ताकि कोई सवाल ही ना करे, पूछे ही ना कि गलत क्या और सही क्या है। 70 साल के बाबे को उठा के भेज दिया, और भेज दिया कहां पे? यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है 2026 का, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे भेज दिया। और वो भी मुंह उठा के चल दिए, उनको भी शर्म नहीं आई कि मैं कहां जा रहा हूं। ये है जनाब पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल। नादरीन, ये एक और इंसिडेंट हुआ, आमिर मुगल साहब के घर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आमिर मुगल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से एक हैं,
और ये बड़ी मुश्किलात में है। मैं इनके बारे में ज़ाती तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ कि इन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। इनकी बड़ी कामयाबी है। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ज़रिए से इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन आमिर मुगल ने जिद पकड़ी हुई है कि मैंने गिरफ्तार नहीं होना, मैंने नाक में दम करके रहना। अब जब भी कभी इस्लामाबाद आने का या एहतजाज करने का कोई ऐलान होता है ना, तो सारी एजेंसियां लग जाती हैं इस चक्कर में कि आमिर मुगल को पकड़ लो, क्योंकि ये इस्लामाबाद का सबसे एक्टिव लोगों में से एक आदमी है। इस्लामाबाद के अंदर जब भी एहतजाज होता है, नौजवानों को मोटिवेट किया जाता है, उसमें एक बड़ा किरदार आमिर मुगल का भी होता है। बहुत सारे और लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाकी लोग काम नहीं करते, लेकिन आमिर मुगल का बाकायदा हर मरतबा रोल होता है और वो असर डालता है, वो फ़र्क पैदा करता है। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि हर हाल में, इससे पहले कि एहतजाज शुरू हो, आमिर मुगल को किसी तरह गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जनाब उनके घर के ऊपर रेड मारा और उनके सोफे की गद्दियाँ उखाड़ दी, कुर्सियाँ और दरवाजे तोड़ दिए, फ्रिज खोल दिया, वो भी तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए। यानी आमिर मुगल की शीशों के बीच में बैठा हुआ है या गद्दियों के बीच में छुपा हुआ है। ये चीज़ें आप क्यों तोड़ते हैं? ये चीज़ें पता क्यों तोड़ते हैं? सोफ़े तोड़ते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, मेज़ें तोड़ते हैं, फ्रिज तोड़ते हैं, घर के शीशे, बाकी चीज़ें, स्क्रीन तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं पता है? ये इसलिए तोड़ते हैं ताकि अगले बंदे का इतना नुकसान हो जाए कि वो डर जाए और वो पीछे हट जाए इस लड़ाई से। क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं ना ज़्यादातर। आमिर मुगल भी मिडिल क्लास का आदमी है, कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं है। तो अब ये जो नुकसान हुआ है बेचारा कैसे भरेगा, कैसे भरेगा? आम आदमी को चीज़ें बनाने में बहुत लंबा अरसा लग जाता है। आमिर मुगल ने खुद बताया कि कोई लेडी एहलकार नहीं थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तोड़ फोड़ किया गया। हमारे उसके घर में जो कुत्ते हैं उनको डंडों से मारा गया और 2-3 फायर भी किए गए कुत्तों को चुप करवाने के लिए, उनको डराने के लिए। फिर खौल उठा के साथ ले गए, DVR उतार के साथ ले गए। आमिर मुगल को गालियां देते रहे और कत्ल करने की फैमिली के सामने धमकियां देते रहे, संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए, मोटरसाइकिलें 2 घर में खड़ी थी वो भी चोरी करके साथ ले गए। तो आमिर मुगल कहता है जी मुझे तो याद भी नहीं है मेरे घर पे अब तक कितने अटैक, कितने हमले हो चुके हैं। ये है नाजरीन सूरत हाल। और ये आपको पता है ना, पंजाब में हो या इस्लामाबाद में हो, फस्तायत इसी तरह अपने उरूज के ऊपर है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी उनके बारे में क्या सोचते हैं। नाज़रीन, ये मोहम्मद हुसैन के बारे में जो खबर मैंने आपको दी थी ना, वो जो नौजवान कत्ल हो गया, जिसके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मुबैना तौर पे GHQ में दाखिल होकर वहाँ पे PTI का झंडा लहराना चाहता था और वहाँ पे ये कोई पिस्तौल लेकर घुस गया था और ये चाह रहा था कि ये कत्लेआम कर दे और जाके PTI का झंडा GHQ में लहरा दे। यानी इल्ज़ामात तो इसी किस्म के हैं उसके ऊपर। उसके बारे में मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी। सबसे पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आपको कहा था ना कि वो ज़हनी तौर पे एक मरीज़ आदमी है, नॉर्मल नहीं है। अब ये BBC ने भी खबर दी है, उन्होंने भी तस्दीक की और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी तस्दीक कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो नफसियाती मर्ज़ का शिकार था, बल्कि 3-4 साल से बहुत दबाव में था, बड़ी परेशानी में था और वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहा था। उसकी दवाइयों की तफसीलात भी आ चुकी हैं, जबकि उसकी फैमिली ने कहा कि वो हर तरह का ताउन करेंगे, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि इसकी तहकीकात करवाएं। अब नाज़रीन, मईशत के ऊपर बहुत सारी खबरें हैं, यहाँ इनके साथ जुड़ती नहीं हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा कि मईशत के हवाले से आज हम कहाँ खड़े हैं और ये किसकी मेहरबानी है। और ये जो नया झटका हमें लगा बहुत बड़ा, ये झटका हमें कहाँ लेकर जाएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।